नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया चाइना डिस्प्यूट। और आपको मालूम है कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। और ये डिस्प्यूट मेजरली इन दो एरियाज में है। एक तो ये जिसे हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं, और दूसरा ये जिसे इंडिया अरुणाचल प्रदेश और चाइना साउथ तिब्बत बोलता है। ये जो एरिया है, ये एरिया अभी चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इस पे इंडिया क्लेम करता है। ये वाला जो एरिया है, ये इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन इसके ऊपर चाइना क्लेम करता है। इंडिया का क्लेम है अक्साई चाइना और अरुणाचल प्रदेश दोनों इंडिया के पार्ट है। चाइना का क्लेम है कि दोनों चाइना के पार्ट है। अब किसका क्लेम सही है, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला करेंगे आप, और वो भी अगले 15 मिनट में। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और पूरा एक लास्ट 1000 ईयर की हिस्ट्री जिसमें हम लोग जानेंगे कि असल में डिस्प्यूट की वजह क्या है और कैसे डिस्प्यूट इवॉल्व हुआ। और इसके साथ ही हम लोग जियोस्पेटियल एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम लोग टेरेन का एनालिसिस करेंगे, जिससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री जाने, मैं चाहता हूँ आप इस मैप को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। ये बेसिकली जियोस्पेटियल एनालिसिस का पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो एरिया है, ये बेसिकली है तिब्बत का पठार। यहाँ पे है हिमालय, और यहाँ पे है कुनलुन माउंटेन रेंज। इसके इस साइड है इंडिया, और इसके इस साइड है चाइना। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही एक टेबल है समझ लीजिए, जिसकी हाइट है लगभग 15 से 20 हज़ार फीट। उस टेबल के एक साइड जो है वो इंडिया है, दूसरी साइड जो है चाइना है। जो लद्दाख और अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश, इस सारा इस ये वाला जो रीजन है तिब्बत हिमालय रीजन, इसके अंदर आता है। इसकी तलहटी में इंडिया बसा हुआ है और दूसरी साइड में चाइना बसा हुआ है। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पहाड़ और पठार में अंतर क्या होता है। मैंने बोला यहाँ पे हिमालय पर्वत है, और ये तिब्बत का पठार है, और यहाँ पे कुनलुन पर्वत है। देखिए, पर्वत जो होता है ना, वो ऐसा होता है, पठार ऐसा फ्लैट होता है। तो ये समझ लो तिब्बत है, ये हिमालय, यहाँ पे कुनलुन। तो इस साइड है इंडिया, इस साइड चाइना, और बीच में तिब्बत। ये पूरा एक तिब्बत है, जिसकी हाइट है लगभग 15 से 20 हज़ार फीट के ऊपर। एक टेबल आप समझ लो। उसके एक साइड में जो सीधा सा स्टीप स्लोप है और मैदान आ जाता है, वहां पे इंडिया। दूसरी साइड में स्लोप है और मैदान है, वहां पे आ जाता है चाइना। और बीच बीच में टेबल की तरह जो है इस टाइप का, ये तिब्बत है। कि चाइना को ये जो जियोग्राफी है ना, इसे बहुत बड़ा एडवांटेज है। आ, तिब्बत तो इंडिया के बीच में हिमालय आ जाता है। उसका जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है, मतलब ये हिमालय और यहाँ पे इंडिया। तो सीधा सा एक ऐसे दीवार जैसा है। लेकिन तिब्बत और चाइना के बीच में जो स्लोप है वो इतना स्टीप नहीं है, वो इस टाइप का है। और अगर आपको थोड़ा सिंपल में एक्सप्लेन करूँ तो ये तिब्बत, ये इंडिया, ये तिब्बत, और ये चाइना।
तो चाइना का जो एक्सेस है वो तिब्बत पे इजी है कंपेयर टू इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को एक हिमालय जो है वो सेपरेट कर देता है। दोस्तों ये जो एरिया है ये एक दुनिया के एक बहुत ही यूनिक एरियाज में आता है। इसको दुनिया का तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और दुनिया का तीसरा ध्रुव। इसका कंपेरिजन अंटार्कटिका से भी आप कर सकते हैं। इस एरिया में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कभी कोई इंसान आज तक बसा ही नहीं। उसमें से एक है अक्साई चीन। अक्साई चीन कंप्लीटली आइसोलेटेड इनहेबिटेड प्लेस है, जहाँ पे ना तो कभी कोई इंसान बसा, ना कोई वहाँ पे खेती होती है, ना कोई जानवर रहते हैं। एक कंप्लीटली बंजर प्लेस है। और इस एरिया में कई ऐसे प्लेस है। तिब्बत को दुनिया की रूफ कहा जाता है, दुनिया की छत। एक पूरा का पूरा जो एक देश है वो 15 से 20 हजार फीट की हाइट पे बसा हुआ है। और इतना बड़ा देश, इसकी ये जो इस एरिया की जो जियोग्राफी, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि पहले यहाँ पे जो था ना पूरा समुद्र था। इंडिया था ही नहीं यहाँ पे। आज से लाखों करोड़ों साल पहले इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। वहां से इंडिया की प्लेट अलग होती है और धीरे धीरे वो तैरती तैरती यहाँ पे आती है। यहाँ पे ये इंडिया की प्लेट थी। ये पहले अलग थी, अफ्रीका साउथ अमेरिका के पास में थी। वो सब आपस में जुड़े हुए थे। आज करोड़ों सालों पहले की बात है। इस जगह पे समुद्र था, हिंद महासागर यहाँ पे आता था। ये जमीन एकदम प्लेन थी। ये समझ लो तिब्बत था, यहाँ पे तो बीच थे। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें धीरे धीरे हुई है। कई समय तक भारत एक आइलैंड भी रहा है। एक समय पे भारत की प्लेट आके यहाँ से टकराती है। तो जब ये आपस में टकराते हैं ऐसे, तो ये ऐसे उड़ जाता है। तो इस साइड हिमालय बनता है। ये जो तिब्बत जो था ऐसे टेबल जैसे ऊपर हो जाता है, और इस साइड में चाइना। तो ये एक जो आपको जो मैं जियोग्राफिकल जो एनालिसिस है, जो एक टेरेन है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे उस समय बहुत काम आएगा। और ये हमारी इस वीडियो की खासियत है कि हम लोग जब भी करते हैं हम लोग पूरा एक जियोस्पैटियल एनालिसिस करते हैं। देखो जॉनसन लाइन, ट्रिनिटी ऑफ चुसल, मैकमोहन लाइन, ये मैं आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है ये। कई भी आपको वीडियोस में आपने देखी भी होगी। लेकिन असल में डिस्प्यूट की वजह क्या है वो आप यहाँ से समझेंगे। तो इस मैप को दिमाग में बिठा के रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हिमालय है, ये पूरा। ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। इस जगह पे लद्दाख है। और यहाँ पे अक्साई चीन है। ये हिमालय है, ये तिब्बत का पठार है। तो अक्साई चीन तिब्बत के पठार के ऊपर है। लद्दाख जो है वो हिमालयन रेंज में है। दोनों आपस में जुड़ी हुई है। अंतर मैंने आपको बता दिया कि जो पठार, तिब्बत का पठार है वो फ्लैट है। और हिमालय जो है, ये जो है ये ऐसे ऐसे है, पहाड़ियां है यहाँ पे। ये पूरा फ्लैट है, हाइट पे है। ये भी आप दिमाग में बिठा के रखिएगा जब हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। ये दोस्तों चाइना का मैप है। मैं चाहता हूँ ये मैप भी थोड़ा सा आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग आगे बात करेंगे 1962 वॉर की, और जो चाइना ने रोड बनाई थी बेसिकली अक्साई चीन में, सिनजियांग और तिब्बत के बीच में, तो उस समय ये, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये इंडिया है, ये यहाँ पे तिब्बत है, और ये जो रीजन है ये चाइना का राज्य, इसका नाम है सिनजियांग। तो हमारा जो अक्साई चीन जो है, ये अक्साई चीन का दो जगह से बॉर्डर लगता है। एक तो चाइना के जो सिनजियांग स्टेट से, और दूसरा तिब्बत से। और ये भी पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, फिर बाद में धीरे धीरे चाइना का पार्ट बना। और जो उइगर मुस्लिम्स का आप नाम सुनते हो, वो उइगर्स उइगर्स एरिया यही है। चाइना का मुस्लिम मेजोरिटी एरिया यही है। ये मैंने आपको बता दी, लेकिन मेन इसका जो रोल है वो हमारे अक्साई चीन को समझने में काम आएगा। तो ये मैप भी आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट है ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने पहले ही लिख ली है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आज से 1000 साल पहले
इंडिया जो था बेसिकली वो ये था, ये इंडिया था पूरा। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हमारा पार्ट था, लेकिन लद्दाख और अक्साई चीन इंडिया का पार्ट नहीं था। ये जो था, ये था तिब्बत। ये इंडिया। ये जो था, ये था सिंजियांग करके एक, और ये था चाइना। आज से 1000 साल पहले ये स्थिति थी। आज का हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो बेसिकली साउथ तिब्बत था, और ये जो लद्दाख को अक्साई चीन है, ये एक तिब्बतियन किंगडम का पार्ट थी। इंडिया ये पूरा था हमारा, उधर चाइना था। तिब्बतियन किंगडम जो थी, ये बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल किंगडम थी। आपने हिमगिरी के व्यू देखा होगा, तो वो इसी से रिलेटेड था। अब धीरे धीरे तिब्बत किंगडम जो होती है, ये कमजोर होने स्टार्ट होती है। इसके काफी टुकड़े होते हैं, लेकिन मेजरली इसके जो हम लोग दो टुकड़ों की बात करेंगे, तो एक टुकड़ा होता है ये, और एक ये तिब्बत का ही रहता है। तो तिब्बत के बेसिकली दो टुकड़े हो जाते हैं। ये जो टुकड़ा होता है, यहाँ पे अलग अलग किंगडम राज करती है, नगारी किंगडम। और धीरे धीरे इसका जो यहाँ पे आती है लेडेंग किंगडम, 1460 तक। लेडेंग किंगडम इसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेडेंग बेसिकली एक तिब्बती वर्ड ही है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ पासेस। तो धीरे धीरे लेडेंग से इसका नाम बदल के लद्दाख हो जाता है। तो आज का जो लद्दाख है, लद्दाख और ये अक्साई चीन, ये सब इस किंगडम का पार्ट होते हैं। 1720 के अंदर चाइना तिब्बत के ऊपर अटैक करता है और तिब्बत को कंट्रोल कर लेता है। बेसिकली तिब्बत को कैप्चर नहीं करता है वो, तिब्बत में एक अपनी गवर्नमेंट बैठा देता है वहां पे। तो इनडायरेक्टली वो तिब्बत को कंट्रोल करता है। असली जो कहानी शुरू होती है वो होती है 1819 से। 1819 के अंदर जाके फर्स्ट टाइम लद्दाख और अक्साई चीन इंडिया का पार्ट बनते हैं। 1819 तक इंडिया का पार्ट नहीं थे। बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे पंजाब किंगडम होती है, सिख किंगडम, और यहाँ पे एक डोगरा किंगडम होती है। तो जो सिख किंगडम होती है, ये डोगरा किंगडम को कैप्चर कर लेती है और ये बना देती है पूरी सिख डोगरा किंगडम। ये सिख डोगरा किंगडम लद्दाख किंगडम के ऊपर अटैक करती है और लद्दाख किंगडम को जीत लेती है और उसको एनेक्स कर लेती है अपने किंगडम के अंदर। तो 1820 तारीख ऊपर नीचे हो सकती है, उसके आसपास ये जो लद्दाख किंगडम है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया का पार्ट बनती है। 1820 में ये जो पूरा होता है एरिया, ये इंडिया के पास आ जाता है। इधर तिब्बत, ये शिनजियांग, ये चाइना। अब धीरे धीरे ये जो सिख डोगरा किंगडम जो होती है, ये इस एरिया में एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है तिब्बत की साइड। इनके बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है, और 1842, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1842 के अंदर तिब्बत की जो किंगडम होती है और सिख डोगरा किंगडम होती है, इनके बीच में सीज फायर होता है, एक संधि होती है। उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ चुसुल। उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि जो जहां पे है वो वहां पे रहेंगे। तो उस समय इनकी जो सिख डोगरा किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है वो लेह के अंदर होता है, लद्दाख में। तो उस समय डिक्लेयर हो जाता है कि लद्दाख जो है वो इंडिया का पार्ट है। और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर ये लोग मार्किंग नहीं करते हैं, लेकिन एक कर देते हैं, ये जो एरिया ये ओपन रहेगा। तो इससे क्या होता है कि लद्दाख जो आज इंडिया का पार्ट है वो बेसिकली चुसुल की ट्रीटी ऑफ चुसुल की वजह से ही है। लेकिन उसके अंदर एक शॉर्ट कमिंग रह जाती है कि बॉर्डर एकदम से डिफाइन नहीं करते हैं। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर तिब्बत के राजा भी साइन करते हैं और चाइना भी इसमें साइन करता है। तो अगर उस समय बॉर्डर डिफाइन हो जाता तो फिर आज ये प्रॉब्लम ही खत्म हो सकती। लेकिन उस टाइम में बॉर्डर डिफाइन नहीं करते हैं, और उस समय बॉर्डर डिफाइन कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एकदम वीरान एरिया है। आप इसमें बॉर्डर बना भी नहीं सकते। तो एक रफ
बॉर्डर डिसाइड करता है कि जो जहां पे था वो वहीं पे रहेगा। तो ये ट्रीटी ऑफ चुशुल्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये। उसके बाद में 1845 में ब्रिटिशर्स, स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, वो कैप्चर कर लेती है लद्दाख किंगडम, सिख डोगरा किंगडम से। फिर 1857 में आपको मालूम है कि ब्रिटिश किंगडम होती है, वो पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। जब ब्रिटिश किंगडम पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लेती है, तो वो फिर सोचती है कि अब हम लोग जो अपनी अपने जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स की मार्किंग करें। वो एक सर्वेयर होता है जॉनसन, उसको अपॉइंट करते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम पूरा जगह पे घूमो और इंडिया का बॉर्डर डिफाइन करो। तो वो जाता है, वो सर्वे करता है और वो एक लाइन ड्रॉ करता है, और वो ये वाली लाइन ड्रॉ करता है। हम लोग जो आज इंडिया का जो मैप देखते हैं, ये बेसिकली जॉनसन लाइन है। 1861 में ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी, वो बोलते ये हमारा बॉर्डर होगा। ये वो लाइन ड्रॉ करके वो चाइना और तिब्बत को भेज देते हैं। दोनों साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि चाइना को कोई मतलब था ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि उस समय यहाँ पे सिंजियांग था, यहाँ पे तिब्बत था, तिब्बत के ऊपर भी चाइना का कंट्रोल कम हो रहा था। तो तिब्बत इसमें, चाइना इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। ब्रिटिशर्स ये इसको फाइनल कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाला मैप ही क्यों बनाते हैं, ये लाइन ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि असल में जो था, कंट्रोल जो था ब्रिटिश का, वो यहाँ तक था, आर्मी यहाँ पे थी। ये पूरा एरिया जो था, ये बंजर था। तो भी ये लाइन क्यों बनाते हैं, ये लाइन क्यों नहीं बनाते, ये लाइन क्यों नहीं बनाते, ये लाइन क्यों नहीं बनाते, यही क्यों बनाते हैं? उस समय ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक द ग्रेट गेम चल रहा होता है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा द ग्रेट गेम, जिसमें दोनों एक दूसरे से उनकी कॉलोनीज कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिश को डर होता है कि कहीं रशियन जो है वो यहाँ से इंडिया के अंदर एंटर नहीं होता है। तो वो यहाँ पे वो जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रशियन कैप्चर कर सकते हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से ये जो लाइन है, ये लाइन ड्रॉ की जाती है, ये वाली। तो ये लाइन ड्रॉ करने का मेन जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का, वो ये था कि सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहाँ पे रशियन की एंट्री हो सकती है, उनको अपने अंदर ले ले। हालांकि इस एरिया का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इसके आगे जो है, असल में यहाँ तक ही लोग रहते हैं, इसके आगे पूरा बंजर एरिया था। लेकिन तो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको करते हैं। चाइना उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये जॉनसन लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस डिस्प्यूट को समझने के लिए। 1880 में एक डेवलपमेंट होता है, चाइना सिंजियांग को कैप्चर कर लेता है। तो ये पूरा हो जाता है चाइना। तो चाइना अक्सर चीन के बॉर्डर पे पहुंच जाता है। उसके बाद में 1899 के अंदर ब्रिटिशर्स फिर चाइना से बात करते हैं। ब्रिटिशर्स को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना रशिया से मिल जाए और यहाँ पे आक्रमण कर दे। तो इसके लिए वो चाइना के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, ये जो अक्साई चीन है, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लेते हैं। तो एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आधा अक्साई चीन जो है वो चाइना को ऑफर कर देते हैं। यहाँ पे भी चाइना कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद में 1912 के अंदर चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, चाइना के अंदर बेसिकली एक जिंग डायनेस्टी चल रही होती है पिछले 200-300 सालों से। वो जिंग डायनेस्टी का फॉल हो जाता है। उसकी जगह पे आती है रिपब्लिक ऑफ चाइना करके गवर्नमेंट। जैसे ही वो चिंग डायनेस्टी का फॉल होता है, तिब्बत खुद को आजाद घोषित कर देता है। तो तिब्बत वापिस एक आजाद हो जाता है। फिर 1914 में अंग्रेज जो होते हैं वो तिब्बत के राजा को बुलाते हैं और एक नया प्रपोजल देते हैं। उस प्रपोजल में क्या होता है? देखो, उस समय यह होता है कि ब्रिटिशर्स को डर होता है कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। तो चाइना और इंडिया के बीच में बफर जोन रखा जाए। तो वो एक प्रपोजल देते हैं जिसमें चाइना को भी बुलाते हैं। तो प्रपोजल ये होता है कि तिब्बत के दो टुकड़े कर दिए जाएं, इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत। इनर तिब्बत वो चाइना को दे देते हैं कि इनर तिब्बत आप ले लो, आप कंट्रोल करो,
आउटर तिब्बत जो है उसको हम लोग ऑटोनोमस डिक्लेयर कर देते हैं और प्लस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये जो साउथ तिब्बत है ये ब्रिटिशर्स अपने पास ले लेते थे, जिसे हम लोग आजकल अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। उस समय इसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तिब्बत का जो राजा होता है वो इसको अप्रूव कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें साइन कर देता है। लेकिन चाइना इसको मना कर देता है। चाइना बोलता है कि मुझे तो पूरा तिब्बत चाहिए, ये इनर तिब्बत आउटर तिब्बत में नहीं लूंगा। तो चाइना इसके ऊपर साइन नहीं करता है। तो 1914 में ये मैकमोहन लाइन आती है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया में आ जाता है। ये 1861 में जॉनसन लाइन ऑलरेडी होती है। इस लाइन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ब्रिटिशर्स इस लाइन को हटा के वापस यही कर देते हैं। 1914 से लेके 1947 तक यही स्टेटस रहता है। इनर तिब्बत आउटर तिब्बत भी चाइना जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो 1914 से लेके 1947 के बीच में इंडिया पूरा हमारा रहता है। अक्सर चीन इंडिया के पास रहता है, लद्दाख हमारे पास रहता है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पास रहता है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहता है। उस समय चाइना में भी एक सिविल वॉर चल रही होती है, जो वहाँ की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और वहाँ की कम्युनिस्ट जो एक रिवोल्यूशनरी होते हैं जिनका नाम होता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो 25 साल तक उनके बीच में सिविल वॉर चलती है, तो वो इस साइड इतना फोकस नहीं करते हैं, वो अपनी जो इंटरनल सिविल वॉर में बिजी रहते हैं। उस समय वो कुछ नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट उस समय जो चाइना अपने ऑफिशियल मैप भी जो पब्लिश करता है उसमें वो अक्सर चीन और लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सबको इंडिया का पार्टी मानता है। तो एकदम 1914 से लेके 1947 के बीच में सब स्मूथ रहता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। अब 1947 में इंडिया आजाद होता है, तो ब्रिटिशर्स जब जाते हैं वो इंडिया को बॉर्डर दे के जाते हैं। तिब्बत उस समय अलग ही मांग करता है कि हमें हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि साउथ तिब्बत है वो वापस दो, लेकिन इंडिया मना कर देता है। ब्रिटिशर्स जब जाते हैं वो जितनी भी किंगडम्स होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिकडोगरा किंगडम थी, तो सबको 3 ऑप्शन दे के जाते हैं। आप या तो इंडिया में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, और या आप इंडिपेंडेंट रह सकती हो। तो यहाँ पे जो ये किंगडम होती है बेसिकली ये इनिशियली डिसाइड करती है कि हम लोग फ्री रहेंगे ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान क्या करता है कि 1948 में यहाँ पे अटैक कर देता है। पाकिस्तान जैसे कश्मीर के ऊपर अटैक करता है, कश्मीर के उस समय जो राजा होते हैं राजा हरि सिंह, वो खुद का इंडिया में विलय कर देते हैं। इंडिया अपने सैनिक भेजता है और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है नेहरू जी के गलतियों की। 1947 से लेकर 1962 अगला 5-7 मिनट का जो वीडियोस होगा उसमें सिर्फ नेहरू जी की गलतियां होंगी, ब्लंडर पे ब्लंडर। यहाँ पे वॉर चल रही होती है और इंडिया धीरे धीरे वापस कैप्चर कर होता है, पाकिस्तान पूरा ये कैप्चर कर चुका होता है। यहाँ से इंडियन आर्मी वापस इनको खदेड़ना स्टार्ट करती है और ऐसा लग रहा होता है कि इंडिया पूरा का पूरा इनको खदेड़ देगी। उस समय पता नहीं नेहरू जी को क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। नेहरू जी मुंह उठा के चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ये बोलता है कि जो जहां पे है वो वहीं पे रुक जाओ, जिसकी आर्मी जहां पे वहीं पे रुक जाओ, वॉर रोक दो, और जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब वहां पे एक रिफरेंडम करवाओ, और जो वहां की जनता बोले वो उसको उस जगह को उसके देश के साथ में विलय कर दो। तब जब ये बात है 1949 की, जनवरी 49 के आसपास बात होती है। उस समय क्या होता है जब ये यूएन के अंदर जाते हैं, उस समय यहाँ पे खड़ी होती है पाकिस्तानी आर्मी, और यहाँ पे इंडियन आर्मी। तो जो जहां पे होता है वहीं पे रुक जाता है। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पाकिस्तान कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में 1949 से 2025 आ गया, आज तक स्थिति कभी नॉर्मल हुई नहीं। तो वो जो रेफरेंडम बोला था वो तो होने का सवाल ही नहीं है। और जो आर्मी जहां पे खड़ी थी 1949 में वो आज भी वहीं पे खड़ी है। अगर नेहरू जी थोड़ा दिन रुक जाते तो पूरा का पूरा कश्मीर मिल जाता। तो नेहरू जी की पहली गलती तो ये कि अंग्रेज हमको पूरा का पूरा कश्मीर देके गए थे नेहरू जी की मूर्खता की वजह से।
कि 30-40% कश्मीर तो यहीं से चला हाथ में से चला जाता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली बचता है। ऊपर का पूरा गया। 1949 के बाद से इंडिया का जो एक्चुअल में जो है कंट्रोल जो कश्मीर है वो ये होता है। ठीक है। अब उस समय क्या होता है 1949 में चाइना में भी रिजाइम चेंज होता है और जो वहां पे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है रिपब्लिक ऑफ चाइना वो हार जाती है और जो कम्युनिस्ट जो होते हैं रिवोल्यूशनरी वो जीत जाते हैं और चाइना में रूल हो जाता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले होते हैं वो चाइना छोड़ के भाग के ताइवान चले जाते हैं और आज भी ताइवान में वो लोग आज भी ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का लीडर था माओ। तो जैसे ही वो आता है नेहरू जी खुश हो जाते हैं क्योंकि नेहरू जी खुद सोशलिस्ट थे और माओ कम्युनिस्ट था। तो दोनों लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के हैं तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भाई भाई। उसके बाद में तो नेहरू जी जैसे कोई पागल ही हो जाते हैं वो मतलब पूरा बिछ जाते हैं कि मतलब माओ क्या हो गया उनका बड़ा भाई हो गया कोई पिछले जन्म का कोई फ्रेंड हो गया। उसके बाद में तो इंडिया जो चाइना बोलता है वो करता है। नॉर्थ कोरिया में अमेरिका चाइना आमने सामने होते हैं वहां पे नेहरू जी चाइना का सपोर्ट करते हैं। फिर बाद में 1950 के अंदर चाइना तिब्बत के ऊपर अटैक करता है। दोस्तों एक कहावत है कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी है और आप चुप बैठे हैं तो अगला नंबर आपका है। नेहरू जी यही गलती करते हैं। 1950 में चाइना तिब्बत के ऊपर अटैक करता है और नेहरू जी चुप रहते हैं। इनफैक्ट चुप ही नहीं रहते वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। चाइना की आर्मी को चावल भिजवाते हैं। तो 1950 के अंदर तिब, चाइना तिब्बत को कंट्रोल कैप्चर कर लेता है। ये चाइना। लेकिन नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई में रहते हैं। और अब नेहरू जी का दूसरा ब्लंडर जब इतना हम लोग ऑलरेडी खो चुके हैं अब जरूरी था कि एटलीस्ट जो बचा है इसको तो बचा के रखो। तो हमको ये जो बॉर्डर था अक्सर चीन वाला इसको सिक्योर करने की जरूरत थी। लेकिन नेहरू जी इसको सिक्योर नहीं करते हैं। हमारी आर्मी यहीं तक रहती है इसके आगे नहीं जाती है। बेसिकली ये जो एरिया है मैंने आपको बताया ये हिमालय इसके ऊपर तिब्बत का पठार स्टार्ट हो जाता है। ये काराकोरम पास है तो एक नेचुरल एक पार्टीशन है बेसिकली देखा जाए तो अगर हम लोग जियोग्राफी के हिसाब से जाए तब तो इंडिया का यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अंग्रेज हमको पूरा देके गए थे तो अगर चाहते तो इसको सिक्योर कर सकते थे लेकिन इसको सिक्योर नहीं करते हैं। इसको खुला छोड़ देते हैं। उनको भरोसा होता है कि चाइना अपना दोस्त है चाइना इसको कैप्चर नहीं करेगा। उधर वो भी हिंदी चीनी भाई भाई 1955 के अंदर इंडिया को यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप ऑफर होती है। इंडिया को वीटो पावर मिल सकता था लेकिन नेहरू जी वो भी चाइना को दे देते हैं कि नहीं मेरे भाई चाइना को दो। 1957-58 में एक धमाका होता है। वो धमाका ये होता है कि मालूम चलता है कि चाइना ने तो भाई यहाँ से लेके यहाँ पे एक रोड बना ली है। ये सिंजियांग और ये लहासा तिब्बत की राजधानी चाइना ने रोड बना दी इंडिया के अंदर से। अक्सर चीन इंडिया का पार्ट था। इंडिया के अंदर से रोड निकलती हो जाती है। ये जब न्यूज आती है तो तहलका मच जाता है इंडिया के अंदर कि हिंदी चीनी भाई भाई जिस चाइना के लिए नेहरू जी पूरा बिछ गए थे उसने पीठ पे खंजर घोंप दिया। वो इंडिया के अंदर से सड़क बना ली और सड़क को एक दिन में तो बनी नहीं होगी। अगर 1958 में मालूम चलता तो इस सड़क को बनाने में कम से कम 5 साल लगे होंगे क्योंकि बहुत मुश्किल एरिया है। अक्साई चीन जो एरिया है इट्स वेरी डिफिकल्ट एरिया। यहाँ पे हाइट है लगभग 16,000 फीट। तो आपको मालूम है 16,000 फीट के ऊपर सांस लेना कितना मुश्किल होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पे टेम्परेचर -10 से लेके -40 डिग्री तक रहता है। तो ऐसे टेरेन में चाइना सड़क बना लेता है। उसके बाद में 1959 में तिब्बत के अंदर विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो चाइना एक ब्रूटल क्रैकडाउन स्टार्ट करता है तिब्बत के अंदर। तो जो तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं वो भाग के भारत में आ जाते हैं। भारत उनको शरण देता है। इससे चाइना बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। रसिया इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट करता है तो चाइना को ऐसा लगता है कि इंडिया और रसिया मिलके कहीं मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में इंडिया और चाइना के बीच छोटी छोटी झड़पें होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे इंडिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि चाइना इंडिया के बीच में युद्ध हो सकता है। लेकिन नेहरू जी पता नहीं किस दुनिया में होते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि भले कुछ भी हो जाए छोटी मोटी झड़पें हो सकती है लेकिन मेरा चाइना मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा।
और 1962 में नेहरू जी का ये भ्रम भी टूट जाता है। चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है। चाइना पूरा प्रिपेयर्ड होता है क्योंकि वो तो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा होता है। इंडिया जो होता है वो कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड होता है। और हमारे सैनिकों के पास तो लड़ने के लिए बंदूकें भी नहीं होती, हथियार भी नहीं होते, लेकिन तो भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। इंडियन जो आर्मी लड़ती है, लेकिन एक साइड 100 सैनिक, दूसरी साइड 3,000 सैनिक, तो कैसे लड़े, लेकिन तो भी बहुत बहादुरी से लड़ती है। अक्टूबर 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध स्टार्ट होता है और जो चाइना है ये एरिया कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया हमसे कैप्चर कर लेता है। फिर चाइना इंडिया को ऑफर देता है। कैसा करते हैं देखो, वो बोले अक्सर चीन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे भी कभी आपका पार्ट रहा नहीं है, आपसे एक्सेसिबल भी नहीं है, अक्सर चीन आप हमें हमें दे दो। अरुणाचल प्रदेश जो कि साउथ तिब्बत है वो आप ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑलरेडी सेटलमेंट, आपके गांव में आपके लोग रहते हैं और मैटर रिजॉल्व कर लेते हैं। वो नेहरू जी मना कर देते हैं। तो नवंबर के अंदर फिर से युद्ध होता है। फिर बाद में चाइना ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। अरुणाचल प्रदेश का एक काफी हिस्सा वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो इंडिया को वापस दे देता है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है ब्रिटेन और अमेरिका का। तो चाइना जो है, ये अरुणाचल प्रदेश तो हमको वापस मिल जाता है, लेकिन ये जो चाइना कैप्चर करता है ये आज भी चाइना के पास में है, अक्सर चीन का। तो इतना नेहरू जी ऑलरेडी 1949 में खो चुके होते हैं और ये भी खो देते हैं। तो एक्चुअल में आज के पास में हमारे पास जो एरिया है वो ये है, ये करंट सिचुएशन है। ये 1949 में पाकिस्तान हमसे छीन लेता है, उसके बाद में 1962 में ये पार्ट चला जाता है। अब 1963 में डेवलपमेंट होता है। 1950 से 1962 के बीच में इंडिया चाइना की दोस्ती होती है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ में होता है। अब पाकिस्तान को जब लगता है कि इतने पक्के दोस्त हैं, ये तो आपस में लड़ लिए, तो पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाता है। पाकिस्तान चाइना को से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पाकिस्तान क्या करता है, 1963 में ये जो एरिया है इसे बेसिकली साक्स ग्राम बोलते हैं, ये एरिया चाइना को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है कि आप रखो, आज से अपन दोनों दोस्त, आपका दुश्मन भी इंडिया, हमारा दुश्मन भी इंडिया, अपन दोनों दोस्त हैं। तो 1963 से जियो पॉलिटिक्स में चेंज होता है, पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और इंडिया और चाइना जो कि अकॉर्डिंग टू नेहरू जी बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो दुश्मन बन जाते हैं। ये जो बेसिकली एरिया है ये सियाचिन एरिया है, ये भी बहुत डिफिकल्ट एरिया है। ये इंडिया 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाती है और इसको कैप्चर कर लेती है। तो ये सियाचिन अभी हमारे पास में है और ये एरिया भी हमारे पास है। अक्साई चीन अभी चाइना के पास में है और ये है इस, ये हम तो इसको पूरा पीओके बोलते हैं, इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, इस एरिया को गिलगिट बोलता है और इसको बाल्टिस्तान बोलता है। तो ये भी पूरा पाकिस्तान के पास में है। उसके बाद में 1967 के बीच में इस जगह पे, ये बेसिकली सिक्किम है, यहाँ पे नाथुला पास है, यहाँ पे इंडिया चाइना की एक और वॉर होती है और ये वॉर इंडिया जीतता है। ये वॉर हमें बताई नहीं जाती है। इसमें इंडिया को जो गुस्सा होता है 1962 का, वो गुस्सा इंडिया चाइना पे निकालता है। चाइना के 300 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। ये जो 1967 की वॉर थी, ये 1967 की, इस वॉर से चाइना को मालूम चल जाता है कि ये वो इंडिया नहीं है जो 1962 में था। यहाँ से फिर चाइना का इंडिया के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। 1993 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि बॉर्डर पे कुछ भी हो जाए हम लोग गोली नहीं चलाएंगे। तो 1993 से आज तक इंडिया चाइना के बॉर्डर पे गोली नहीं चली है। फिर बाद में 2017 में यहाँ पे डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, आपको मालूम है। 2020 के अंदर जो गलवान हुआ था, चलिए वो भी हम लोग बात करते हैं गलवान में क्या हुआ था। ये एलओसी है, लेकिन एलओसी जैसी इस डायग्राम में दिखाई हुई है ऐसी एलओसी है नहीं। एलओसी बेसिकली एक परसेप्शनल एलओसी है। 1962 में ये डिसाइड हुआ था कि जो जहां पे वो वहीं पे रहेगा। तो चाइना का बोलना था कि हमारी लोकेशन है ये है, तो ये हमारा एरिया है।
इंडिया का बोलना है कि नहीं आपकी लोकेशन ये है, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया जो एल ए सी है, एल ए सी ये है, तो अकॉर्डिंग टू चाइना एल ए सी ये है। तो ये बेसिकली अभी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको बोलते हैं बफर जोन। यहाँ पे इंडिया के सैनिक भी जा सकते हैं, चाइना के सैनिक भी जा सकते हैं। इंडिया के सैनिक यहाँ तक जाके गश्त करते हैं, चाइना के वाले यहाँ पे आके गश्त करते हैं। तो ये अभी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। बाकी इधर का पूरा तो चाइना पूरा पूरा सेटलमेंट कर चुका है, वहाँ पे रोड्स बना चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। ये बीच वाले का डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब बीच में जो न्यूज आती है ना कि चाइना ने इंडिया का एरिया हड़प लिया है, वो बेसिकली इसकी होती है। चाइना इसको भी आगे बढ़ा रहा है। गलवान में क्या होता है? गलवान में बेसिकली ये होता है कि इस जगह पे गलवान है, यहाँ पे ये देखा ना गलवान वैली, ये गलवान वैली है। यहाँ पे 8 चोटियां हैं, ये दोनों के अपने अपने एल, ये बीच वाला बफर जोन। इंडियन सैनिक थे, ये .1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जाते थे इंस्पेक्शन करने। चाइना वाले यहाँ तक आते थे। अब एक दिन इंडिया के सैनिक जाते हैं तो देखते हैं कि चाइना वाले जो है वो तो यहाँ पे आके बैठ चुके होते हैं, ये पूरा कैप्चर कर चुके होते हैं। तो उनको बोलते भाई यहाँ से हटो, हमें .8 तक जाना है। चाइना वाले बोलते नहीं, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। तो इनके बीच में एक झड़प होती है। उसके बाद में चले जाते हैं, फिर बाद में दोनों की बातचीत होती है, मैटर रिजोल्व हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना हटा लेंगे, आप यहाँ तक जा सकते हो। अब 3 4 दिन बाद इंडिया के सैनिक वापिस जाने लगते हैं यहाँ से। यहाँ पे चाइना वाले उनको फिर रोक देते हैं, आप आगे नहीं जा सकते। तो इस बार चाइना वाले तैयार होते हैं। वो क्या करते हैं, लोहे की रोड उसके ऊपर वायर बांध के, और प्लस एक पानी भी रोक, वहां पे नदी है, उस नदी का पानी रोक के होते हैं। तो एकदम से नदी का पानी छोड़ देते हैं और इंडियन सैनिकों के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमारे सैनिक भी वापिस तबियत से उनको मारते हैं। एक्चुअल आंकड़ा तो मालूम नहीं, लेकिन 40 से लेके 130 के अलग अलग फिगर आते हैं, इतने चाइना के सैनिक मारे जाते हैं। मिनिमम है 40 और मैक्सिमम में 130 का आ रहा है। यहाँ से चाइना को अब समझ में आ जाता है कि ये वो इंडिया नहीं है, इस इंडिया से मैं पंगा नहीं ले सकता। उसके बाद से जो चाइना का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है। आगे की कहानी आपको मालूम ही है। अब इंडिया और चाइना के बीच में एक काफी टाइम से बात चल रही है कि कैसे ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम लोग खत्म करके एक अच्छे फ्रेंड्स बन सके। तो ये पूरी कहानी थी बॉर्डर डिस्प्यूट की। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, मैंने दोनों आपको बता दी। हम लोग एक जल्दी से क्विकली एक इसका समराइज कर देते हैं। तो मैंने आपको सारी बात बता दी, पिछले 1000 सालों की बात बता दी। अब आप बताइए कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पे किसका हक है, इंडिया का है चाइना का? ये अलग अलग मैंने पैरामीटर्स बनाए हैं जिनके ऊपर हम लोग एक बार वापस फाइनल इसका समअप कर लेते हैं। पहला पॉइंट है यूटी पोसिडेटिस जूरिस। ये बेसिकली एक न्याय का एक सिद्धांत है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी मान्य है। ये बोलता है कि अगर आप किसी कंट्री के आप एक कॉलोनी हो, वो कंट्री आपको छोड़ के जा रही है, तो वो जो आपको दे के जाएगी वो आपका होगा। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 250 साल तक राज किया। जब ब्रिटिशर्स 1947 में छोड़ के गए, तो वो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश इंडिया को छोड़ के गए थे। तो उस हिसाब से ये इंडिया का पार्ट है। लेकिन चाइना का क्लेम है कि ब्रिटिशर्स कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, हमने तो उसको एक्सेप्ट किया नहीं था। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों वो है इंडिया के पास आता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें दे के गए थे। अब जो दे के गए वो तो हमारा है। दूसरा पैरामीटर है कि उस जगह को रूल कौन कर रहा है। यहाँ पे इंडिया का पलड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने अक्साई चीन पे कभी रूल नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट 1947 में आजादी के बाद भी नेहरू जी वहां पे कुछ हमारी एक सेना का चौकी बना देते तो भी चल जाता, लेकिन वहां पे कभी हमने रूल नहीं किया। जियोग्राफिकली भी ये तिब्बत का पार्ट है बेसिकली, आपको मालूम ही है। और चाइना वहां पे 1962 से रूल कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है। तो यह इस लॉजिक के हिसाब से अक्साई चीन यहाँ पे जाता है चाइना के पास में। अरुणाचल प्रदेश जो कि साउथ तिब्बत जिसे चाइना बोलता है, वहां पे हम लोग कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो अक्साई चीन यहाँ पे जाता है चाइना को, अरुणाचल प्रदेश इंडिया को। सेल्फ डिटर्मिनेशन, पीपल्स विल। अब अक्साई चीन में तो कोई लोग ही नहीं रहते कि वहां के लोगों की क्या इच्छा है, तो वहां पे तो चाइना के आदमी है। अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, वो खुद को इंडिया का सिटीजन मानते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो न्यूट्रल होता है, लेकिन चाइना को माना जा सकता है क्योंकि वहां पे चाइना की आर्मी है। अरुणाचल प्रदेश आता है इंडिया के पास में। ट्रीटी
जो है ट्रीटीज जो है वो जो चुशुल की जो ट्रीटी है उसमें लद्दाख और अक्साई चीन को भारत का पार्ट माना गया है। और जो 1914 की जो शिमला कन्वेंशन हुई थी जिसमें मैकमोहन लाइन मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से जो है वो अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का माना गया है। लेकिन चाइना ने दोनों जगह पे सिग्नेचर नहीं किया तो चाइना दोनों को नहीं मानता है। यहाँ पे भी हम लोग उसको वैसे ट्रीटी तो इंडिया के फेवर में है लेकिन इसको न्यूट्रल मान सकते हैं क्योंकि चाइना के इसमें सिग्नेचर नहीं है। लास्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी कि स्ट्रेटेजिकली कौन सा किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्साई चीन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना को जो सिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है। दूसरा इनको कनेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है। ये अक्साई चीन थोड़ा एक फ्लैट एरिया है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पार्ट है, ये हमारा एक नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है। तो यहाँ पे अक्साई चीन जाता है चाइना के पक्ष में और अरुणाचल प्रदेश इंडिया। तो अब हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो अरुणाचल प्रदेश तो पूरा का पूरा इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। अक्साई चीन का जो है इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि ये इंडिया का है चाइना का है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपको सारी इसमें जो पॉइंट्स थे वो बता दिए। मैंने आपको पूरा एक जियो स्पैटियल एनालिसिस था वो हमने कर दिया। हमने 1000 साल में जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी ट्रीटीज हुई, जितनी भी लाइन्स ड्रॉ की, युद्ध हुए, वो सब कर दिए। तो ये वीडियो आप देखिए। कमेंट बॉक्स में अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इंडिया चाइना डिस्प्यूट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका फ्यूचर है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा और आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो आप बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।